So we have already covered all the topics involved in retirement of a partner. Today we will take up a proper comprehensive question in which we need to do accounting treatment of goodwill, we need to do accounting treatment of reserves, accumulated profits and accumulated losses. We need to do revaluation of assets and liabilities, and finally we have to prepare partner's capital account and new balance sheet of the firm. So I hope that by now you all are well versed with individual topics like accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserve profits and losses, and accounting treatment of revaluation of assets and liabilities. Now we will discuss a comprehensive question involving all these topics, where we will be given an old balance sheet. One partner would be retired, and then we will have to prepare the valuation account, partner's capital account, and new balance sheet of the firm. And such a question is asked in the exam for 8 marks. So let's see the question first. So old partners A, B and C, their ratio is 5:3:2. That is, their old profit shares are 5/10, 3/10 and 2/10. A is retired on 31st March 2019 and on that day balance sheet of firm is given. यहाँ balance given है, please make it balance sheet. So balance sheet is given, various liabilities and assets are given, then additional information is given. So first let's discuss the additional information. A point is regarding goodwill of the firm. So पहले फर्स्ट पॉइंट को आप समझिए. फर्स्ट पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू गिवन है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. तो इसके लिए आपको कौन सी एंट्री याद आनी चाहिए? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ए पार्ट का एडजस्टमेंट हमें ये करना है. देन बी पार्ट, अगर आप बी सी एंड डी पार्ट देखेंगे, ये सब किससे रिलेटेड लग रहा है? इन तीनों ही पॉइंट से हमारे कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कुछ की डिक्रीज़ हो रही है, या कुछ लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है. सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये सुनते ही कौन सा अकाउंट याद आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट. देन लास्ट पॉइंट में हमें न्यू रेशो गिवन है. सो ये न्यू रेशो कब काम आएगी? जब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होगा. तो हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो निकाल के गेन रेशो निकालेंगे. तो आई थिंक दीज आर क्लियर. एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या करना है. अब दोबारा से हम क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसको देखते हैं. सो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो पॉइंट देखना है मैं वो बताती हूँ. लाइबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. जनरली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को देख के हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये हमारा रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. नहीं, ये हमारा रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है. ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है जो कि एम्प्लॉयज़ को पे करनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. सो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज़ नॉट अ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. इसको हम सिंपली कैसे ट्रीट करेंगे? एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं. इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे होगा, तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. देन हमें क्रेडिटर्स गिवन है, देन जनरल रिजर्व गिवन है. सो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं? कुछ नहीं गिवन होता क्वेश्चन में, तो हम सिंपली उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो क्या जर्नल एंट्री आ रही है आपके मन में? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ये हमें पार्टनर्स के स्टार्टिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है. अब एसेट साइड देखें तो हमें कैश गिवन है, डेटर्स गिवन है, मशीनरी गिवन है, स्टॉक गिवन है. एसेट साइड एक गुडविल गिवन है. ये गुडविल कौन सा वाला गुडविल है?
ये मैंने आपको बताया है, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, तो इसे हमें सिंपली ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा हमें दोनों गुडविल गिवन है। जो एसेट साइड का गुडविल होता है वो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स वाला होता है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल होता है उसका क्या करना है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देन हमें ये एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। अब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, डैट मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डैट मीन्स ये लॉस है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। आई थिंक आपको आइडिया हो गया हर आइटम का क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में क्या बनाने को बोला है, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड एक न्यू बैलेंस शीट बनाना है। सो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। डैट मीन्स हमें ये 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं। बी पॉइंट में क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 850। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, ये हम डेटर्स के अगेंस्ट बनाते हैं, ये हमारे डेटर्स को कम करता है। सो बेसिकली ये हमारे लिए लॉस है, या आप इसे एक लाइबिलिटी समझ सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो ये हमारा लाइबिलिटी है। अब हमारा लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, 850। सो ये हम कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड 850 रुपीज़। स्टॉक एंड मशीनरी ये हमारे एसेट्स हैं, डेप्रीशिएट मीन्स रिड्यूस हो रहे हैं। सो डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। लॉस है तो डेबिट, फ़ायदा है तो क्रेडिट। An unrecorded creditor of rupees 10,000 will be taken into account. So ये हमारे 10,000 के क्रेडिटर्स हैं जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुए, अब हमें इन्हें रिकॉर्ड करना है। तो अब हमें एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लॉस, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। स्टॉक एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा था, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड लिखा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो रहा था, डिक्रीज इन लॉस या डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, इसलिए इस साइड लिखा है। सो स्टॉक का डिप्रिसिएशन आई होप आपको निकालना आता है, बट एक बार देख लेते हैं। स्टॉक एंड मशीनरी पे 5% डिप्रिसिएशन करना है। तो हम पुरानी बैलेंस शीट में पहले स्टॉक एंड मशीन की वैल्यू देखते हैं। स्टॉक की वैल्यू है 50,000। 50,000 का 5% कितना होता है, 2,500। तो कितने अमाउंट से स्टॉक कम हो रहा है, 2,500। मशीनरी के वैल्यू कितनी है, 2,50,000। 2,50,000 पे 5% डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 12,500। सो हेयर इट इज़। सो हमारा डेबिट साइड टोटल है 25,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल है 850। क्लियरली हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारा लॉस ज़्यादा है, तो ये हमारा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आएगा। 25,000 माइनस 850 इज इक्वल टू 24,150। और ये आप किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन में चेक करिए कि ओल्ड रेशो क्या है। सो आई होप रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लियर। Then we have to prepare partners capital account and new balance sheet. So let's proceed to partners capital account. जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा रहता है ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि ओल्ड बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा। ए का ओल्ड बैलेंस है 1,50,000, बी का ओल्ड बैलेंस है 1,25,000 एंड सी का ओल्ड बैलेंस है 75,000। ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। देन
सेकेंड स्टेप इज़ आपको चेक करना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या लॉसेज हैं या कुछ गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो हम बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइबिलिटी साइड से हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड चला जाएगा। जनरल रिजर्व 30,000 है, इसको हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। एसेट साइड में देखें तो क्या क्या राइट ऑफ करना है, एक तो गुडविल बांटना है ओल्ड रेशो में, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बांटना है। तो आई होप आपको क्लियर है कि रिजर्व और ये कैपिटल जो है, इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, ये कौन सी साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। एसेट साइड की जो भी चीज़ें हैं वो पार्टनर्स कैपिटल को कम करती हैं, तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भी लाइबिलिटी की साइड है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, एंड जो भी एसेट की साइड है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो आई होप बैलेंस शीट से आपको क्लियर है कि क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस, जितना भी रिजर्व बांटेंगे, जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉस बांटेंगे, या कुछ गुडविल राइट ऑफ करना है तो, और ये सब किस रेशो में राइट ऑफ होगा, ओल्ड रेशो में, डैट इज 5:3:2। So here is our partners capital account. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस, ये आप ओल्ड बैलेंस शीट से चेक कर सकते हैं। जनरल रिजर्व 30,000 था, ये हमने 5:3:2 में डिवाइड कर दिया। देन रीवैल्यूएशन का लॉस जो था वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, लॉस है तो हमेशा डेबिट। देन गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया, अमाउंट थोड़े ऊपर हो गए हैं वो आप देख लीजिएगा। गुडविल इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। सो आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गुडविल की वैल्यू गिवन है। सो इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम पहले बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है और लास्ट पॉइंट में न्यू रेशो भी गिवन है। तो आप जब बी और सी का गेन निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/10 एंड 4/10। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 3 लाख। 3 लाख में बी और सी गेनिंग पार्टनर है, 1/10 ऑफ 3 लाख इज 30,000, 4/10 ऑफ 3 लाख इज 1,20,000। ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 5/10। 5/10 ऑफ 3 लाख इज 1,50,000। ये आपने पहले भी किया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो अभी ये हमने कहाँ पे किया है, वर्किंग नोट्स में किया है। अब हमें इसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो जर्नल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज़ लेजर में ट्रांसफ़र करना हम क्लास 11th में ही सीख चुके हैं, बट एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लास 12th में भी बहुत काम आएगा आपको। सो यहाँ पे बी और सी अकाउंट देखें, बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये हम बी और सी के डेबिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में बी और सी का जो डेबिट साइड का कॉलम होगा वहाँ पे लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स में क्या लिख देंगे, टू एस कैपिटल। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये एस कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बाय बी आप 30,000 लिख देंगे एंड बाय सी आप 1,20,000 लिख लेंगे। लेट्स सी। सो ए क्रेडिट हो रहा था इसलिए हमने ए के क्रेडिट साइड लिखा है। बाय बी 30,000 एंड बाय सी 120,000। बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था इसलिए हमने उसको डेबिट साइड लिखा है, 230,000 एंड 1,20,000। सो आई होप आपको क्लियर है अभी तक हमने क्या क्या किया शुरू से। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट मीन्स हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला टॉपिक हो गया। देन हमने शुरू में क्या किया, जितना भी रिजर्व था या एक्यूमुलेटेड
लॉस था उसको हमने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट दिया. रिजर्व है, प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड. सो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ. देन थर्ड स्टेप हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया. गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दिया, और जो गुडविल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वैल्यूड वाला गिवन था उसे हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दिया. अब हम सारा पॉइंट्स कर चुके हैं. लास्ट में हमें पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करना है. सो वो किस फॉर्म में आएंगे? बैलेंस CD. यहाँ भी अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है. सो पहले हम ए इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर. सो डैट मीन्स फ्यूचर में ए तो बिजनेस में रहने वाला नहीं है, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है, जो भी बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना. ए का बैलेंस, दैट इज़ रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, हम बैलेंस CD में क्यों नहीं लिखते? बिकॉज वो अब फर्दर फर्म में पार्टनर नहीं रहने वाला, तो उसके कैपिटल को हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना. उसका जो जितना भी अमाउंट सेटल करना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाद में बिजनेस उसको पे करेगा. सो ए का जब आप क्रेडिट साइड टोटल करोगे और उसमें से डेबिट साइड वाले आइटम्स माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,75,425. ये एज लोन अकाउंट के सामने अमाउंट आएगा. और ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है बिकॉज ये फर्म को ए को फ्यूचर में पे करना है. अब बी और सी फर्म के न्यू पार्टनर्स हैं, तो बी और सी का जितना भी कैपिटल आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा. बी का जब आप टोटल करोगे, बी का आप क्रेडिट साइड टोटल करके देखना एंड उसमें से डेबिट साइड डिडक्ट कर देना, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 80,255. सी का जब आप टोटल करोगे तो यू विल सी दैट सी का जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है. तो जो सी का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड लिखना होगा बिकॉज उसका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है. तो यहाँ आप लिख लेना बाय बैलेंस CD, और यहाँ पे जितना भी बैलेंस आता है वो आप लिख लेना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है, फर्म की न्यू बैलेंस शीट. सो न्यू बैलेंस शीट चेक करते हैं. न्यू बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी साइड देखें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ जाएगा. ये हमारी लाइबिलिटी है जो कि ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है. इसमें कोई चेंज नहीं था, इसलिए हमें जो ओल्ड अमाउंट था सेम अमाउंट हमने ओल्ड बैलेंस शीट से देख के लिख दिया. क्रेडिटर्स हमारे ओल्ड बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो 15,000 थे. उसमें से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या था कि हमारे 10,000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, तो हम ओल्ड बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे. वो आपका आ जाएगा 25,000. एज लोन अकाउंट, ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, जितना अमाउंट ए को पे करना है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा. उसको भी हमें कहाँ लिखना है? लाइबिलिटी साइड. बी का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा है. ये बी का क्लोजिंग कैपिटल है. अब एसेट साइड आते हैं. कैश में कोई चेंज नहीं था तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में हमने सेम लिख दिया. प्रोविज़न जितना भी पहले गिवन था, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 850 से रिड्यूस हुआ है. पहले हमारे पास 5,000 था, उसमें से 850 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 4,150. सो हमारे न्यू डेटर्स आ जाएंगे 40,850. मशीनरी डिप्रिशिएट हुई थी, तो जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट थी मशीनरी की, डैट इज़ 2,50,000. उसमें से हम 12,500 डिप्रिसिएशन जो लगा है उसको डिडक्ट कर देंगे, तो ये हमारी मशीन का न्यू वैल्यू आ जाएगा. सिमिलरली स्टॉक का भी ओल्ड में से 50,000 ओल्ड वैल्यू थी, उसमें से 2,500 हमने डेप्रिशिएट किया. न्यू वैल्यू आ जाएगी 47,500. सी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा था तो उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो एसेट साइड दिखाई दे रहा है. क्यों? क्योंकि उसका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था. सो लाइबिलिटी और एसेट्स को आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,20,680. I hope this comprehensive question was clear to you.